ओके डियर बच्चों, सभी को नमस्ते। सो इकोनॉमिक्स का सेशन हमारा चल ही रहा है, राइट। और वो ऑलमोस्ट हमने 6 चैप्टर्स, आई थिंक 7 चैप्टर्स उसमें एंड कर लिए हैं, राइट। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर जो लिया है वो चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का लिया है, राइट। उसमें 1-2 चैप्टर, 2-3 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि और दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी बन जाए, राइट। और उसे भी, इकोनॉमिक्स को भी हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे इन्हीं के बीच में। तो मैं जो न्यू सब्जेक्ट है वो ले चुका हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यानी ओसी जिसे आप कहते हैं। और इसे हम एक एक करके धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप ओसी सब्जेक्ट के बारे में तो आप सभी को पता है। इसके चैप्टर्स पे आते हैं, चैप्टर्स कितने हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो चैप्टर्स और उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें टर्म्स क्या हैं, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे, हेनरी फर्ल्स का मेजर प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर्स का हम पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शन को समझेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन एंड अदर फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर थर्ड चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि एक ओनरशिप स्किल कैसे डेवलप करना है, या मालिकाना आप कह सकते हो, या फिर किसी बिजनेस को रन करने के लिए किन किन चीज़ों की पर्सनल लेवल पर, यानी कि इंडिविजुअल लेवल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थियरी ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बिजनेस के अंदर बिजनेस कैसे चलाना है उसके बारे में है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसके लिए है, वो एक पर्सनल लेवल पर है, एक मालिक को कैसा होना चाहिए, उसका स्किल कैसा होना चाहिए, राइट। फिर है बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हम बहुत सारे बिजनेस सर्विसेज पढ़ने वाले हैं, जैसे बैंकिंग, ई बैंकिंग के अलावा इंश्योरेंस दिया है, कम्युनिकेशन दिया है, राइट। और बहुत सारे बिजनेस फंक्शन, जिसमें वेयर हाउस लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट, आउटसोर्सिंग, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ। कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल बिजनेस से हम मॉडर्न बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो वही लिखा हुआ है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, नए नए बिजनेस के तरीके। और उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी में आता है, CSR कहा जाता है, राइट। यानी बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं सोसाइटी को लेकर, तो उसके बारे में हम समझेंगे, राइट। देखो यहाँ पे CSR लिखा भी है, बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझेंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट। एनजीओज के रोल क्या है कंज्यूमर को लेकर। और एंड में है मार्केटिंग, जिसमें हम मार्केटिंग के बारे में समझेंगे, उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे, फंक्शंस और मार्केटिंग मिक्स के बारे में समझेंगे। तो ओवरऑल 8 चैप्टर्स हैं, और ओसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, बिजनेस वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंटरेस्ट है, वो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। सेम ऐसे ही 11th की भी बुक्स थी, राइट। आप सबको बता दूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12 का यानी +2 का बुक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, राइट। और इस बुक को भी हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। हमारा इकोनॉमिक का सेशन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 7 चैप्टर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने कंप्लीट कर दिए हैं, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, राइट। और आगे हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर, ये इकोनॉमिक्स की बात हुई। सो आगे चलते हैं अपने चैप्टर पर और समझते हैं चीज़ों को। ये इंडेक्स है, 8 चैप्टर हमने देख लिया ऊपर। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ देर किए। प्रिंसिपल्स, अगर हिंदी में इसे कहा जाए
तो इसको कहते हैं सिद्धांत। मोरल वैल्यूज हम कह सकते हैं, मोरल वैल्यूज तो नहीं कह सकते, समझ लो एक नियम जो फिक्स है, हम ऐसा कह सकते हैं। प्रिंसिपल वो चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं किसी भी कंडीशन में। यहाँ पे किसके प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, यहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। मैनेजमेंट क्या होता है 11th में हम पढ़ चुके हैं, जिनके लिए नया टॉपिक है वो भी समझ लें। मैनेज, जनरली हमें वर्ड बहुत बार सुनते आ रहे हैं, ये मैनेज करना, वो मैनेज करना, ठीक है, यानी चीज़ों को व्यवस्थित करना है। इसके बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कोऑपरेट करना भी मैनेज है, प्लानिंग करना भी मैनेजमेंट है, राइट। सबसे अच्छा जो डेफिनेशन या फिर इसको जो एक्सप्लेन किया जाता है वो कहा जाता है गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, यानी कोई काम जो हम दूसरों से करवा सकें। अब बिजनेस के एंगल से सोचते हैं, जब बिजनेस के बारे में सोचोगे, बिजनेस को देखोगे तो उसमें क्या है, एक मैनेजर होता है, उसका काम क्या होता है कि अपने काम को पूरी अच्छी तरह से मैनेज करना, बिजनेस के फंक्शंस जो होते हैं उसको अच्छे से मैनेज करना। और वो किसके थ्रू किए जा सकते हैं, वो अदर्स, यानी यहाँ पे पीपल भी लिख सकते हैं, गेटिंग थिंग्स डन बाय पीपल, लोगों के थ्रू, जो उनकी टीम होती है, लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके थ्रू। अल्टीमेट गोल क्या होता है, अगर बिजनेस की बात करें, क्योंकि हम ओसी पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस की बात करेंगे, अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट भी बोल सकते हो। प्रॉफिट का बढ़ाना या प्रॉफिट बढ़ना या प्रॉफिट होना। तो ये प्रॉफिट कैसे हो, इसके लिए लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। मैनेजर भी करता है काम, लेकिन उसका काम ही है कि लोगों से प्रोडक्शन प्रोसेस करवाना, सेल करवाना, पूरा स्टाफ मैनेज करना, यानी लोगों से काम निकलवाना, सीधी सी बात। गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट के और भी कई सारे मीनिंग होते हैं, लाइक घर में आप जैसे कि जैसे मम्मी है, ठीक है, मदर है हर किसी के घर में 6 लोग हैं, पापा हैं और बाकी भाई बहन हैं 3 लोग। सुबह सुबह उठ के पापा को ऑफिस जाना है, बड़े भाई को भी ऑफिस जाना है, ठीक है, या कॉलेज जाना है अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हमें खुद कॉलेज या स्कूल जाना है। सबके लिए खाना बनाना, नाश्ता करना और टिफिन पैक करना, इसमें भी मैनेजमेंट लगता है। सबसे पहले मम्मी उठेंगी, चाय नाश्ता वगैरह रेडी करेंगी, बाकी लोग को भी धीरे धीरे उठाएंगे, सब लोग फ्रेश होंगे, धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर खाना तैयार होगा जिसमें टिफ़िन तैयार होगी। तो ये बहुत, मतलब टाइम कितना एडजस्ट किया जाता है, आप घर में भी ये चीज़ें समझ सकते हो बहुत अच्छे से। घर में जो भी काम करता होगा, किसी घर में पापा ये सब करते हैं तो पापा को देख के भी समझ सकते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो हमने सोचा है, जो हमने प्लान किया है, और जैसे प्लान किया है उसी तरह से उसको कर देना, और जो गोल सोचा था, यानी जो अचीवमेंट सोचा था, वो अचीवमेंट पा लेना। 1 घंटे में खाना बन जाना चाहिए, तो अब उसके बीच में जो भी प्रोसेस हो सकता है वो हम सब करेंगे, और 1 घंटे में खाना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हमने 1 घंटे में वो खाना बना लिया, जितने लोगों के लिए भी सोचा था, एकदम सही तरीके से, यानी हमने अपना गोल अचीव कर लिया, यानी हमने मैनेजमेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम किया नहीं जा सकता। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है व्यवस्थित तरीके से कोई भी काम करना। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम रोज़ इतने घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं, तो यानी हम मैनेजमेंट में खराब हैं। अभी फिलहाल अच्छे हो सकते हैं, खराब इसका मतलब ही नहीं हमेशा खराब रहेंगे, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वही उसके लिए काम करना होगा, सिंपल सी बात, राइट। तो इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट को नहीं इतना पढ़ने वाले हैं जितना उसके प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। तो मैनेजमेंट तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑपरेटिंग, प्लानिंग, ठीक है, स्टाफिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। हम अब आगे बढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट को और अच्छे समझना होगा तो 11th क्लास की चीज़ें देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। इसमें हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी समझ लेते हैं। तो क्लास 11 की बुक में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर। यस, मैंने अभी कहा ना, घर में भी मैनेजमेंट है, जैसे मम्मी मैनेज करती है, आपका रूम है, चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये भी मैनेजमेंट है।
चीज़ें कहीं भी पड़ी हुई है, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, बर्तन कहीं पड़े हुए हैं, खाने की चीज़ कहीं पड़ी हुई है, आप कहीं पड़े हुए, बिस्तर कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको मैनेज यानी कि सही जगह पे सही जगह रखना, व्यवस्थित रखना भी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट हर जगह है, हर जगह मतलब हर जगह, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट, रोड, हर जगह मैनेजमेंट है ना। ट्रैफिक लाइट रेड है तो रुकना है, ये भी मैनेजमेंट है। ग्रीन है तो जाना है, ये भी मैनेजमेंट है। वो रास्ते पे एक वाइट पट्टी होती है, तो जब ग्रीन लाइट होगी चलने के लिए तो ही उस पर चलना है। उस वाइट पट्टी के पीछे ही गाड़ी होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए जब रेड लाइट हो तो। ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा है, ठीक है ना। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो एक 24 घंटे में कहा जाता है जज के सामने ले ही जाना है। तो ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। चलो, सो एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या एनजीओ हो, कहने का मतलब ये, इवन इन सोशल लाइफ, ठीक है ना। हम लोग ने भी समझा कि घर में भी, सोशल लाइफ में भी, समाज में भी, भीड़ भाड़ में भी, लोगों में भी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीविंग ऑफ गोल्स। यस, जब आप चीज़ें व्यवस्थित, सिस्टमेटिक प्लानिंग करके, सोच समझ के कहाँ कौन सी चीज़ करनी है, वो चीज़ को फिट करके उसके हिसाब से जब चलते हो तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अभी मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, ये सब बातें बिजनेस के लिए खासकर, ठीक है। इवन हमने पढ़ा ना सोशल लाइफ में भी अप्लाई होता है, तो अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लेट उठते हो, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, खाना ब्रेकफास्ट तो होता ही नहीं है, सीधा लंच करते हो 2 बजे, 3 बजे, तो कहीं ना कहीं आप अपने बोलते हैं ना बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो एक तरह से। अगर आप यंग हो तो अभी तो आप चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एज होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, फिर ये सिस्टम अगर चलता रहा तो फिर आपकी बोलते हैं ना लाइफ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। नए नए प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, फैट जमा होने लगेगा, फैट की वजह से और अदर बीमारियाँ होने लगेंगी, शुगर वगैरह चालू हो जाएगा, राइट। तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बिजनेस में ही नहीं, जीवन में भी। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी। क्या कह रहे हैं भाई, मैनेजमेंट उतना ही ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए जितना उस बिजनेस में मशीन ज़रूरी होता है, मटेरियल ज़रूरी होता है और पैसा ज़रूरी होता है। बिना पैसे के कोई बिजनेस चल सकता है क्या? नहीं। तो उसी तरह बिना मैनेजमेंट के भी कोई बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है। फॉर एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रहे हैं, फॉर एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन नीड टू नो अबाउट मैनेजमेंट। बिजनेस में देखो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आप में से बहुत के घरों में अगर कोई बिजनेस करता होगा, लाइक किसी की छोटी सी शॉप भी है, तो उसमें बहुत कुछ मैनेज करना होता है। शॉप में बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनकी स्टॉकिंग करना, कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई उसको रखना, उधारी देना, उधारी लेना, ठीक ना। मतलब उधारी में कंपनी से सामान खरीदना और कस्टमर को भी उधारी में देना, पैसे का एक्सचेंज, फिर बहुत लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसका एक्सचेंज, सबका हिसाब किताब मेंटेन करना, कौन सी चीज़ खत्म हो गई उसको लिख के रखना, उसको ऑर्डर देना, ऑर्डर आने का वेट करना, वेट करने के बाद पेमेंट, मतलब कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो बाकी सारे ऑर्गेनाइज सोर्सेज को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। यानी जो इतनी सारी चीज़ें बताई वो क्या है, वो सोर्सेस हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करने का काम, यानी कि जोड़ने का काम, सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल करने का तरीका बताता है क्या, मैनेजमेंट। सो देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोइंग रैपिडली। यस, आज की डेट में दुनिया जितनी तेज चल रही है, इतनी फास्ट चल रही है, इतनी फास्ट चल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानो। जो जितना अच्छा मैनेजमेंट अपनी लाइफ से लेकर बिजनेस तक रखता होगा वो बहुत स्मूथली लाइफ, मतलब उसका लाइफ जो है बहुत स्मूथली, उसके काम बहुत ही स्मूथली होते हैं होंगे। Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic study. तो हम इस चैप्टर में कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट थिंकर्स के बारे में, राइट, जिन्होंने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। यहाँ पे इंडियन थिंकर्स एक भी नहीं है, सारे के सारे कौन है, फॉरेन थिंकर्स हैं, यूरोपियन थिंकर्स हैं, मिडिल ईस्ट के थिंकर्स हैं और अमेरिकन हैं। तो उन्होंने मैनेजमेंट को लेकर कुछ विचार दिए हैं, उन विचारों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और जो विचार हम पढ़ने वाले हैं वो आज बिजनेस वर्ल्ड में हर जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बहुत ही प्रूफफुल, एक प्रूफफुल यानी कि मतलब वो
कुछ भी करके आपको किसी भी टाइप का आपका बिजनेस हो वो आपको काम आने ही वाले हैं ऐसे। देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स, बहुत सारे सिद्धांत बनाए उन्होंने, थियरीज एंड टेक्निक बताए हैं मैनेजमेंट के, जो आपको क्या देंगे, विच गिव्स रिजल्ट इन सेम डायरेक्शन, मतलब रिजल्ट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, बट इट्स यूज इज वेरिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। यस, नियम तो है, लेकिन नियम कैसे हैं, जो सिद्धांत हैं, रूल हैं, वो लागू तो होंगे, सारे बिजनेस में होंगे, पर कैसे लागू होंगे, कितने इफेक्टिव होंगे, ये कह पाना कि भाई सबके लिए सेम होंगे, ये मुश्किल है, सेम नहीं होंगे। जैसे कोई आपकी गली में कोई राशन का शॉप है, उसमें भी वो मैनेजमेंट जो हम लोग आगे पढ़ने वाले प्रिंसिपल्स वो उस पर लागू होंगे, जो नियम है मैनेजमेंट के, और अंबानी जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी लागू होता है, लेकिन दोनों के बिजनेस वॉल्यूम में, दोनों के बिजनेस के नाम में, दोनों के कस्टमर में फ़र्क है ना, तो रिजल्ट में भी फ़र्क आएगा। जहाँ अंबानी करोड़ों अरबों में पैसे कमा रहे हैं, वहाँ पर दुकान हज़ारों या मुश्किल से लाखों में कमाएगा, ठीक ना। तो ये वेरी का मतलब ही यही है कि उसका जो आउटपुट होगा वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनपुट तो सेम ही रहेगा। इन ब्रीफ अगर छोटे में समझें तो मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटेजिक गोल in accordance with the vision mission view of the organization and makes decision on how the overall organization will operate। क्या रहा है, अगर इसको छोटे में समझा जाए तो भाई मैनेजमेंट जो क्या करता है, सेट कर देता है, क्या सेट कर देता है, स्ट्रेटेजी सेट करता है गोल को अचीव करने के लिए। विजन और मिशन तय कर लेता है कि हमें कहाँ पहुँचना है और क्या पाना है, ठीक ना। विजन और मिशन समझ में, मिशन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें पानी है, विजन मतलब यहाँ पहुँचना है, 10 साल बाद मुझे यहाँ होना है, तो ये विजन हो गया। मिशन 1 साल में मैं ये कर लूँगा, तो ये मिशन हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, हमें पता है भाई मैनेजमेंट के अंदर मैनेज करना क्या है, जो बिजनेस के अंदर चीज़ें हैं, बिजनेस के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इन्हीं को तो मैनेज करना है, राइट। It harmonizes all functions of business organization such as planning, organizing, staffing, coordinating, controlling, which are termed as functions of management। Yes, ये हमने शायद 11th की क्लास में पढ़ा है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, हार्मोनाइज करता है, यानी स्मूथली ये जो बिजनेस के सारे फंक्शन हैं इनको चलाने में मदद करता है, ठीक है। चलो बहुत हो गया, आगे चलते हैं। सो हम आ गए हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन पे, इसे समझते हैं। So while achieving goals of an individual or an organization, it is always important to use different techniques, systems and techniques। तो कह ये रहा है कि भाई इंडिविजुअल, यहाँ पे 2 बातें लिखी है, एक तो इंडिविजुअल यानी पर्सनल गोल्स, और दूसरे हो गए ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यानी जो कंपनी होती है वो ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, इतना हमने पढ़ा है पहले भी कंपनी के डेफिनेशन में, ग्रुप ऑफ पीपल। अरे लोग ही इसमें काम कर रहे हैं ना ग्रुप में एक साथ, तो ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप में इनका एक गोल तो है कि कंपनी को 10 करोड़ फायदा दिलवाना है। इनके इंडिविजुअल गोल भी होते हैं, मान लीजिए इस ग्रुप में 10 लोग काम करते हैं, तो 10 के अपने अपने गोल भी तो हैं। अगर कोई लोअर मैनेजर है तो उसको अपर मैनेजर बनना है, कोई सिर्फ एम्प्लॉई है तो उसको मैनेजर बनना है, सबके अपने पर्सनल गोल भी है ना। और वो पर्सनल गोल कैसे अचीव होंगे, अगर मान लो मैं ऑफिस बॉय हूँ यहाँ पे और मुझे मैनेजर के लेवल तक जाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का गोल अचीव होना चाहिए, कंपनी के उस गोल अचीवमेंट में मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी मेरी भी मेहनत होनी चाहिए, तभी तो मेरी भी मेहनत शामिल होगी, तभी तो मुझे भी देखा जाएगा कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, फिर उसको प्रमोशन मिलेगी, समझ रहे ना। तो ये अचीव होगा तो ऑटोमेटिकली पर्सनल गोल भी अचीव होगा। आप अपने आप को किसी कंपनी में रख के देखो कि आप एक एम्प्लॉय के लेवल पे लगे और आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो आप मैनेजर कब बनोगे, जब आप इतना अच्छा काम करोगे कि कंपनी का गोल अचीव होगा। तो जब कंपनी का गोल अचीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप का जो पर्सनल गोल है वो अचीव होगा, सीधी सी बात है, राइट।
सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। तो कह रहे भाई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गोल दोनों ही अचीव करने के लिए इंसान अलग अलग तरीके, अलग अलग बोलते हैं ना रूल के हिसाब से काम करता है, नियम फॉलो करता है, ये तरीका यूज करता है, वो तरीका यूज करता है, राइट। कह रहे कुछ टेक्निक्स, तो कुछ जो तकनीक है, जो तरीके हैं वो तरीके यूनिवर्सल हैं, यानी हर जगह काम आते हैं। कुछ जो तरीके हैं वो हर जगह काम आते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। देखो तो प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, या मीनिंग क्या है, जरा समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई कुछ तरीके जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, यानी हर जगह काम आते हैं। जो तरीके हर जगह काम आए सेम सिचुएशन में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, सेम सिचुएशन सेम वर्क में, उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे दुनिया में आना एक प्रिंसिपल है, पैदा होना, तो जाना भी एक प्रिंसिपल है। ये यूनिवर्सल है कि नहीं है बताओ। मतलब बर्थ, जन्म, अगर जन्म मिली है तो पक्का मरने वाले हो, है कि नहीं यूनिवर्सल, हाँ या ना, है ना, राइट। यानी फिक्स है, सबके लिए सेम है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाओ किसी भी देश में एकदम सेम है। उसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में कुछ टेक्निक्स हैं जो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस ओरिएंटेड हो, और भी कुछ भी हो, ठीक है ना, उस जगह सब जगह ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं वो सब जगह काम आएंगे, मतलब टेक्निक्स। तो उन्हीं टेक्निक्स को यहाँ पे प्रिंसिपल नाम दिया गया है, ठीक है। It provides guideline to the manager to conduct all organizational activities on specific basis. Yes, जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं वो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजर को गाइड करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में ये काम करना है, इस सिचुएशन में वो काम करना है, बिजनेस में इतने पार्ट होने चाहिए, ये काम इसे देना है, वो काम उसे देना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सब स्पेसिफिक तरीके से बताता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ, देखो लिखा भी है, और प्रोपोर्शन दैट सर्व एज द फंडामेंटल फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ सर्टेन रीजन। अगर आपको एकदम छोटे में समझना है तो मैं कहूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत सही लिखा है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ, फंडामेंटल मतलब मूलभूत सच, एकदम सच्ची बात है। हमने अभी तक क्या समझा कि प्रिंसिपल क्या होता है, एक ऐसा तरीका होता है जो यूनिवर्सल है। जैसे अभी मैंने थोड़े देर कहा ना कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु सत्य है, वो सुनते हो ना, मृत्यु ही सत्य है। क्यों ऐसा कहते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ है कि भाई पैदा हुए हो तो फिर तो मरना है ही है। वैसे ही मैनेजमेंट में नियम, जो कानून है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल ट्रूथ है बिजनेस के अंदर, वो सब जगह ही लागू हो, ठीक है। चलो, सो इन सिंपल वर्ड्स टेक्निक्स और सिस्टम, जिसे हम प्रिंसिपल कह रहे हैं, विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट एज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल, करेक्ट। दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर, देखो लिखा भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कहीं भी एप्लीकेबल है। ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजर्स नीड नॉट वर्क ऑन अ ट्रायल और एरर बेसिस। यस, जो हम लोग प्रिंसिपल्स आगे पढ़ने वाले हैं उस प्रिंसिपल के वजह से अब मैनेजर्स को ट्रायल और एरर बेसिस अपनानी नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि जब ये प्रिंसिपल्स नहीं पता थे किसी को, जब तक हेनरी फॉयल ने प्रिंसिपल नहीं बताया था जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं, नियम नहीं बताया था कि हाँ बिजनेस को ऐसे ऐसे चलाना चाहिए, तब तक लोग अपने अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे। ये भी तरीका इस्तेमाल किया किसी ने, वो भी तरीका इस्तेमाल किया किसी ने, तो बहुत सारे लोगों के तरीके फेल हो जाते थे। तो वो तरीका यूज कर करके देखते थे कि ये सही है कि वो सही है। इसे कहते हैं ट्रायल और एरर बेसिस, यानी जब आपको कुछ भी ना पता हो उस काम के बारे में और आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ कौन सा तरीका सही है पता करने का, उसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस, ठीक है ना। ऐसा हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर करते हैं। लाइक ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं तो पहली बार में परफेक्ट नहीं बनता है, वो ट्रायल और एरर बेसिस ही होता है, ठीक है ना। तो जो हेनरी फॉयल हैं, ठीक है ना, और जो टेलर हैं, जो जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अनुभव किया, अनुभव करके उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के,
तो वो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजर्स को ट्रायल और एरर बेसिस से बचाते हैं। उन्हें वो ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, वो आँख बंद कर उन प्रिंसिपल्स पे अगर भरोसा करके उसे अपने बिजनेस में लागू करते हैं तो प्रिंसिपल्स हमेशा अच्छे रिजल्ट ही देंगे। अच्छे मतलब रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसमें काम जरूर आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम, क्रिकेट या किसी और गेम में टोटल प्ले इज डिजाइंड एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स, सॉरी टोटल प्ले, हाँ राइट, टोटल प्ले इज डिजाइंड एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। यस, चलो हम लोग क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में जनरली खेलने वाले 11 प्लेयर होते हैं, बाकी और साइड में भी कुछ प्लेयर्स होते हैं, लगभग लगभग 15, 16 या 20 तक होते हैं। कुछ की बैटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, तो उन्हें पहले, जिनकी बैटिंग स्किल अच्छी हो, खेल अगर बैटिंग के टाइम आए तो बैटिंग के लिए पहले भेजा जाता है, राइट। ओपनिंग के लिए अलग लोग होते हैं जो ओपनिंग बहुत अच्छा करते हैं, खासकर जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें अच्छे समझ में आएगा, होता है ना, रोहित या कोहली ओपनिंग करें, ठीक है। एक टाइम था कि जब वीरेंद्र सहवाग और सचिन ओपनिंग करते थे, क्योंकि उनकी ओपनिंग यानी वो ओपन बहुत अच्छा करते थे, उनकी वो क्वालिटी और कैपेबिलिटी थी। बैट्समैन तो अच्छे थे, कोई कीपर बहुत अच्छा होता है, लाइक धोनी जैसा कोई कीपर जनरली दिखाई नहीं देता अभी भी, राइट। फिर बॉलिंग में कई लोग थे, अनिल कुंबले थे, राइट। फिर कई सारे लोग थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे। आज के डेट में बुमराह वगैरह हम देखते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है। और अब तो आईपीएल वगैरह है, तो फिर तो हम देख रहे हैं कई सारे लोग ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो जिसकी जैसी क्वालिटी है उसको उस तरह से काम में बांटा जाता है। इस काम को कहा जाता है यहाँ पे, इट इज टर्म ऑफ मैनेजमेंट, इट इज कॉल्ड अ डिवीजन ऑफ वर्क। ये एक प्रिंसिपल है, इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया, जैसे एक प्रिंसिपल है, हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो ये आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा काम। ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, विच वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप मुझे बताओ, ये किसी भी टाइप के बिजनेस में काम आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा काम। अब किसी भी टाइप का बिजनेस ओपन करो, बिजनेस छोड़ो, पर्सनल लाइफ में भी देख लो, हम प्रधानमंत्री किसे चुनते हैं, जिसमें हमको लगता है ना काबिलियत है, तब हम वोट देके उसको चुनते हैं। चलो प्रधानमंत्री तो भाई एमपी चुनते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है हाँ यही प्रधानमंत्री रहेंगे। छोड़ो, हमारे आसपास के नेता, नगर सेवक, प्रधान, ये सब तो हम चुनते हैं, क्यों? हमें लगता है उनके अंदर कैपेबिलिटी है। खड़े होते हैं 10 लोग, लेकिन चुनते किसको हम? प्रधान को। ये भी आ गया डिवीजन ऑफ वर्क में। अगर मैं उस नगर को कंपनी मानूं तो हम सब वहाँ के ओनर हो गए, और हमने काम किसे बांटा, उस नगर को सही करने का उस प्रधान को बांट दिया, या फिर उस नगर सेवक को बांट दिया, उस लीडर को दे दिया, राइट। ये डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। बिजनेस में यही होता है, जो कंप्यूटर अच्छा चलाता है उसको कंप्यूटर ऑपरेट करवाएंगे, जो मशीन अच्छा चलाता है उसको मशीन अच्छा करवाएंगे। तो ये पहला नियम है बिजनेस को चलाने का, पहला मतलब, और भी कई सारे, उनमें से एक है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हम प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं आगे। चलो आ जाते हैं नेचर पे, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, हो सकता है छोटे छोटे चीज़ें हों, हम उसे देखेंगे समझेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, कितना हो गया टाइम? ओके, सो यहाँ लेक्चर एंड करते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में नेचर और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।